तो आज की क्लास में हम लोग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे। इससे पहले हमने सेंटेंस के विषय में जो बेसिक चीज़ें थी इससे पहले वाली क्लास में हमने बताया। तो यदि आपने वो क्लास नहीं देखा है तो इससे पहले की क्लास आप लोग देख लें, उसके बाद इस क्लास को देखें, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हैं अगर वो जानते रहेंगे तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को समझने में आपको आसानी होगी। और पार्ट ऑफ सेंटेंस में आप देखेंगे कि सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, और हमने जैसा कि आपको पहले ही बताया कि यदि छोटे छोटे शब्दों के समूह को हम लोग सेंटेंस कहते हैं, यदि उनको क्रमबद्ध रखा जाए तभी वो स्पष्ट अर्थ देते हैं, और जब वो स्पष्ट अर्थ देते हैं तभी हम किसी भी शब्दों के समूह को सेंटेंस कहते हैं। मतलब जब कोई सेंटेंस हो तो उसका जो अर्थ हो वो भावपूर्ण हो, स्पष्ट हो, क्लियर हो, तभी हम लोग एक शब्दों के समूहों को सेंटेंस कह सकते हैं। तो आज उस क्रम को कैसे रखेंगे, आज की क्लास में वही सीखना है कि उस क्रम को कैसे रखेंगे, कैसे हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं। कभी कभी लोग पूछते हैं सर किसी सेंटेंस में मॉर्निंग आ गया तो मॉर्निंग को हम लोग कहाँ रखें, सेंटेंस के अंत में रखें कि सेंटेंस के पहले ही रख दें कि बीच में रखें। तो इतना तो तय है कि कोई भी सेंटेंस है तो वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इन्हीं तीनों चीज़ों से मिलकर बनता है। और सीरीज भी और क्रम भी जो इसका ऑर्डर है यही रहता है, पहले सब्जेक्ट रहता है, पहले उसके बाद वर्ब रहता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है, और ये सब्जेक्ट के अनुसार ही ये वर्ब आता है। जैसा ये सब्जेक्ट का नंबर पर्सन रहेगा उसी के अनुसार ये वर्ब आएगा। और नंबर पर्सन के विषय में और सिंगुलर प्लूरल ये सारी चीज़ें इससे पहले वाली क्लास में हमने देख लिया है कि सब्जेक्ट क्या होगा तो वर्ब क्या होगा, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का जो एग्रीमेंट है वो हमने इससे पहले देखा। कौन कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं, ये भी हमने देखा है ना। तो सारी चीज़ें इससे पहले क्लास में बेसिक चीज़ें आपको बताया। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। जो चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी वो आप नोट करते चलेंगे, कापी पेन लेके बैठिए, और उसके बाद जो चीज़ें लिखवाने लायक रहेगी तो वो मैं आपको लिखवा दूंगा, आपके स्क्रीन पे आएगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके आप उसको नोट कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आप नोट करते चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले यदि हम सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कहते किसे हैं, सेंटेंस शब्दों के समूहों को, कोई भी शब्द हो उसका एक क्रमबद्ध समूह हो, है ना, ऑर्डर हो उस शब्दों में, उसके बाद वो समूह एक स्पष्ट अर्थ दे, तभी हम उसको कह सकते हैं कि यह एक सेंटेंस है। यदि आपने कहा कि राम इज राइटिंग अ लेटर, तो इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि राम आया है पहले, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये आपका इज आया है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया। राइटिंग आया है, मेन वर्ब हो गया। और लेटर आया है, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसे हम लोग ऐसे देखेंगे, है ना। लेकिन आप ये देखिए, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, राम लेटर इज राइटिंग, ऐसे लिख सकते हैं क्या? क्या देखिए, लिखने तो लिख दिया गया लेकिन इसका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं निकला। इसका ऊपर तो निकल रहा है कि राम पत्र लिख रहा है, राम पत्र लिख रहा है, लेकिन नीचे वाले का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसका उल्टा सीधा अर्थ हो गया, कोई क्रमबद्ध नहीं। तो इसे हम लोग सेंटेंस नहीं कहेंगे, ये हमारा कोई सेंटेंस नहीं है। लेकिन ऊपर वाला ये हमारा एक प्रकार का सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, स्वीकारात्मक। इसके बाद के चैप्टर में हम लोग देखेंगे, सेंटेंस को पहचानेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने ये जो लिखा कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, जैसा कि हमने यहाँ पर बताया वही क्रमबद्ध यहाँ पे हुआ है। तो इन्हीं चीज़ों को हम समझेंगे कि यदि हमको कोई उल्टा सीधा ऐसे कोई सेंटेंस मिला तो इसको हम लोग क्रमबद्ध में रीऑर्डर कैसे करेंगे। और आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में यही प्रश्न आता है कि
आपको शब्दों को, जो वर्ड्स हैं वो आगे पीछे देकर रखा होता है और कहता है कि उसे आप रीअरेंज करिए, रीऑर्डर करिए, और वही चीज़ आप सीखेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में, है ना। तो चलिए अब हम लोग यही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पार्ट ऑफ सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि सब्जेक्ट पहले आता है कि वर्ब पहले आता है और किस प्रकार से उनका सीक्वेंस बनेगा, किस प्रकार से रखेंगे, आगे पीछे रखेंगे, कैसे रखेंगे वो देखेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि यदि कोई सेंटेंस हमको बनाना है तो उसके कितने भाग हो सकते हैं, है ना। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है ना। और दूसरा क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। पहला सेंटेंस का जो भाग होता है, सेंटेंस के सिर्फ 2 ही भाग होते हैं। कोई सेंटेंस बनाना है तो आप सिर्फ 2 भागों को याद रखेंगे, एक आपका होगा सब्जेक्ट और एक आपका होगा प्रेडिकेट, सिर्फ 2 भाग। तो ऐसे कंडीशन में यदि 2 ही शब्द हैं तो सेंटेंस को रीअरेंज करने में आसानी होगी। लेकिन जब हम लोग सेंटेंस को देखें तो हमने बताया कि सेंटेंस किसे कहते हैं? शब्दों के समूहों का स्पष्ट अर्थ निकले तब हम उसको वाक्य कहते हैं, वाक्य सेंटेंस कहते हैं। तो अब जब सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट क्या होता है? देखिए एक सेंटेंस में 2 चीज़ें होती हैं, सिर्फ 2 चीज़ें। क्या होता है कि एक जो कुछ कहा जा रहा है और दूसरा ये कि जिसके विषय में वो चीज़ कहा जा रहा है। जैसे हमने आपसे पहले एक सेंटेंस लिखा कि राम इज राइटिंग अ लेटर, राम एक पत्र लिख रहा है। तो यहाँ पे किसके विषय में कहा जा रहा है? राम के विषय में कहा जा रहा है। और क्या कहा जा रहा है? कि एक पत्र लिख रहा है। सिर्फ 2 ही भाग हैं। तो जो चीज़ जिसके विषय में कहा जा रहा है वो होता है सब्जेक्ट। दूसरा प्रेडिकेट, जो कुछ उस सब्जेक्ट के विषय में कहा जा रहा है वो होता है प्रेडिकेट। निश्चिंत रहिए, सारी चीज़ें आपको लिखवाएंगे, आपके बोर्ड पे सारी चीज़ें आ जाएंगी। आप पॉज करके, जैसा कि हमने बताया, आप नोट्स कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो ट्री बनेगा, आप इसको भी, ट्री फॉर्मेट होगा तो इसको भी नोट करिएगा, इससे आसानी हो जाएगी किसी भी सेंटेंस को समझने में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट भी 3 भागों में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है मेन वर्ड, दूसरा होता है, और उसके पहले क्या आता है? एडजेक्टिव, और उससे पहले क्या आता है? डिटर्मिनर, ठीक है। उसी तरह से अब यहाँ पे ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट में मेन वर्ड होता है। मेन वर्ड को हम लोग हेड वर्ड भी कहते हैं, ठीक है। चाहे हेड वर्ड करिए चाहे मेन वर्ड करिए, उससे पहले आपका एडजेक्टिव आ गया, उससे पहले डिटर्मिनर आ गया, ठीक है। अब एक चीज़ आपको समझना है कि कभी कभी क्वालिफायर, आपने नाम सुना होगा। क्वालिफायर क्या होता है? इतना याद रखिए कि जब भी कोई सब्जेक्ट हो, अब यहाँ पे सब्जेक्ट का मतलब हमको इन तीनों में से कोई भी फॉर्मेट हमको मिल सकता है, और जब भी मिलेगा तो हम क्रम यही रखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट का जो मेन वर्ड होगा उसे हम लोग मेन वर्ड कहेंगे, और इसके पहले जो शब्द होगा वो हमेशा क्वालिफायर का काम करेगा। तो यहाँ पे एडजेक्टिव को हम लोग क्वालिफायर भी कह सकते हैं, ठीक है। जो एडजेक्टिव होगा उसे हम लोग क्वालिफायर भी कह सकते हैं। चलिए एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। हमने कहा अ रेड कार, है ना, अ रेड कार। ये मान लीजिए कि हमने ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। अब ये पूरा का पूरा जब सब्जेक्ट है अ रेड कार, तो इसका हेड वर्ड या मेन वर्ड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कार, ये मेन वर्ड हो गया। उससे पहले जो रहेगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा, तो ये रेड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। उससे पहले डिटर्मिनर है तो ये अ जो है वो क्या हो जाएगा? डिटर्मिनर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना है, यदि यहाँ पे रेड नहीं होता, यदि यहाँ पे ये रेड नहीं होता तो ये अ जो है सिर्फ अकार होता, तो ये जो अ है ये एडजेक्टिव हो जाता। यहाँ डिटर्मिनर की कोई बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे अ जो है वो एडजेक्टिव हो जाता।
तो वैसे कंडीशन में यहाँ पर जब रेड की बात हो रही थी, रेड क्वालिफायर था, रेड एडजेक्टिव था, लेकिन यहाँ पे अ जो है एडजेक्टिव का काम करने लगा और ये क्या हो जाएगा, आपका क्वालिफायर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस में जब हमको कोई सब्जेक्ट मिलेगा तो सब्जेक्ट में इतना याद रखना है हमको कि सब्जेक्ट के विषय में जब भी पता करेंगे तो 3 शब्द हमको 100% है 3 शब्द मिलेंगे, 3 शब्द, वो ये होगा एक मेन वर्ड, एक एडजेक्टिव और एक डिटर्मिनर। तो ये तो हुआ सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट के पार्ट हो गए। अब प्रेडिकेट, प्रेडिकेट का मतलब होता है जो कुछ भी सब्जेक्ट के विषय में कहा जा रहा है, और जाहिर सी बात है कि सब्जेक्ट से ज़्यादा लंबा पार्ट होता है प्रेडिकेट का। तो प्रेडिकेट स्टार्ट कहाँ से होता है, हमने शुरू में यहाँ पर एक पॉइंट लिखा था कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, यही हमारे किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो सब्जेक्ट हो गया तो उसके बाद वर्ब की बारी आनी है, तो जाहिर सी बात है सब्जेक्ट तो प्रेडिकेट में ही वर्ब आता है। तो ऐसा समझेंगे कि ये जो प्रेडिकेट होता है ये भी कितने भाग में होता है, एक होगा आपका वर्ब होगा, क्या होगा, वर्ब होगा, है ना। तो दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा आपका ऑब्जेक्ट होगा, और उसके बाद क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। अब चीज़ों को देखिए समझिए, प्रेडिकेट यदि आपसे कहा गया तो प्रेडिकेट आप कह सकते हैं कि प्रेडिकेट हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है। यदि आप वर्ब को पहचान गए तो आप 100% प्रेडिकेट को भी पहचान पाएंगे, या तो सब्जेक्ट को पहचान गए तो सब्जेक्ट को अलग कर लेंगे, जितना बचा सब प्रेडिकेट हो जाएगा, है ना। तो सारी चीज़ें हैं, तो वर्ब से ही प्रेडिकेट का हमेशा स्टार्ट होता है, और ये वर्ब जो होता है ये प्रेडिकेट का भाग होता है। ठीक है, तो अब हम लोग वर्ब को जब देखेंगे तो वर्ब को डिराइव करने के लिए अब यहाँ पे देखिए वर्ब जो है इसको भी 2 भागों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, करते भी हैं। क्या क्या, एक आपका होगा हेल्पिंग वर्ब और एक आपका होगा मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है और मेन वर्ब होता है इसके विषय में अभी जानेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे देखेंगे कि प्रेडिकेट का भाग जो होता है वो वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है और कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ऑब्जेक्ट भी होता है कितने प्रकार का, आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट भी होगा, एक होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और एक होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब बचा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का एक सिंपल सा तरीका है कि कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो अदर वर्ड्स के रूप में आते हैं। यदि आपको सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, तो जो शब्द बचे हैं आप उसे कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं और उसे अदर वर्ड्स भी कह सकते हैं। ऐसे सेंटेंस ऐसे जो कॉम्प्लीमेंट में जो आते हैं, जैसे कि मान लीजिए मॉर्निंग हो गया, टुडे हो गया, या अदर वर्ड्स हो गए, तो वो आते हैं कॉम्प्लीमेंट के अंतर्गत। आप कहेंगे ही इज अ डॉक्टर, यहाँ पे अ डॉक्टर ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, यहाँ पे अ डॉक्टर जो है वो कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा, क्योंकि ही जो ही है वही तो डॉक्टर है। तो कॉम्प्लीमेंट के विषय में अभी थोड़ा सा देखेंगे। तो अभी हमने सब्जेक्ट के विषय में देखा, अब वर्ब के विषय में, फिर ऑब्जेक्ट के विषय में जानकारी ले लेते हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट के विषय में देखेंगे। ठीक है, अब चलिए देखिए, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं ऑक्सिलियरी वर्ब और मेन वर्ब को कहते हैं प्रिंसिपल वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वर्ब। ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है बी, एक होता है हैव, और एक क्या होता है डू, और एक क्या होता है मॉडल। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मतलब यदि आपको ये कहीं पे दिख जाए तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे कि ये कहीं भी दिख जाए तो ये क्या होंगे, हेल्पिंग वर्ब होंगे। बी के अंतर्गत क्या आता है, इज आता है, एम आता है, आर आता है, वॉज आता है, वर आता है ना। हैव के अंतर्गत क्या आता है, हैज आता है, हैव आता है और हैड आता है। डू के अंतर्गत क्या आएगा, डू आएगा, डज आएगा और डिड आएगा। मॉडल के अंतर्गत कैन, कुड, शैल, शुड, और क्या आएगा मे, माइट, और क्या आएगा विल, वुड। तो ये सारे
बहुत सारे हैं, 27-27 लगभग मॉडल होते हैं। तो ये आपका मॉडल हो गया। तो अब आपके स्क्रीन पे ये जो दिख रहा है इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ऑट टू, यूज टू, ये सारे के सारे मॉडल होते हैं, है ना। अब तो ये आपके पूरे क्या हो गए, ये आपके हेल्पिंग वर्ब हो गए। तो यदि आपसे कोई पूछता है कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब बी, हैव, डू और मॉडल होते हैं। अब आपको ये पता रहना चाहिए कि बी के अंतर्गत ही आपका इज, एम, आर, वॉज, वर आता है। अब इसी में बी में ही आता है बिन। क्या आता है? बिन। तो इसको भी आप याद रखेंगे, बी का ही फॉर्म होता है बीइंग, तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। तो बी के अंतर्गत क्या क्या आया? अब इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग और बिन। हैव के अंतर्गत क्या आया? हैज, हैव, हैड। डू के अंतर्गत क्या आया? डू, डज, डिड। मॉडल के अंतर्गत क्या आया? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ऑट टू, यूज टू, ये सारे के सारे क्या हैं? मॉडल हैं। और ये जितने बी, हैव, डू और मॉडल बचे ये आपके हेल्पिंग वर्ब हो गए। तो हेल्पिंग वर्ब वो होता है जो सब्जेक्ट का हेल्प करता है। अब मेन वर्ब की बारी आ गई। प्रिंसिपल वर्ब किसे कहेंगे? मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब किसे कहेंगे? तो इसको आप यदि नोट करना है तो नोट कर लीजिए, या पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग क्या होता है इसको थोड़ा सा इरेज करके आपको बताते हैं, ठीक है, कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे मेन वर्ब को। तो मेन वर्ब क्या होता है यहाँ पे देख लेते हैं। मेन वर्ब जब भी आपको मेन वर्ब क्या होता है, जब भी आपको मेन वर्ब क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए, वर्ब की सेकेंड फॉर्म दिख जाए, वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए, या वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिख जाए, या वर्ब में एस या ईएस जुड़ा हुआ दिख जाए, तो ये मेन वर्ब होता है। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को अलग करने का और पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि आप हेल्पिंग वर्ब में बी, हैव, डू और मॉडल को याद कर लीजिए, पहचान लीजिए कि कौन कौन से होते हैं, तो वो आपके हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे। लेकिन जब मेन वर्ब की बात आएगी तो आपको कहीं पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म या वर्ब की एस या ईएस फॉर्म दिखता है, तो ये मेन वर्ब होता है, ठीक है। तो वर्ब जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर वर्ब को और अच्छे से पढ़ेंगे और उसके विषय में जानेंगे। यहाँ पर बस वर्ब क्या होता है ये आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए। अब इतना याद रखिएगा कि ये जो है बी, हैव और डू ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब होते हैं, लेकिन ये मेन वर्ब का भी काम करते हैं। मतलब जब इनके साथ जो है वर्ब की कोई फॉर्म नहीं आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ रही, वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं आ रही, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ रही, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म नहीं आ रही है, वर्ब की एस या ईएस फॉर्म नहीं आ रही है, तो आप यदि ये अकेले आ रहे हैं ये, तो ये मेन वर्ब का काम करेंगे। अब इसको एग्जाम्पल के मदद से यहाँ पे समझते हैं कि यदि आपको कहा गया ही इज अ डॉक्टर, ठीक है, दूसरा कहा गया ही इज रीडिंग अ लेटर। अब यहाँ पे दो सेंटेंस है, अब इन दोनों को समझना है कि यहाँ पे देखिए ही आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया दोनों में। अब यहाँ पे इज आपने जैसे ही देखा तो आप कहेंगे भैया इज तो हमको दिखा और हमको अच्छी तरह से याद है, ये इज कहाँ आता है? इज आता है आपके हेल्पिंग वर्ब में बी के अंदर आता है। यहाँ पे देखिए ना, ये बी है, यही तो इज है, तो बी के अंदर ही तो आया इज, और जब बी के अंदर ही इज आ रहा है तो ये इज आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। और ये जब हेल्पिंग वर्ब हो गया तो यहाँ पे आप कहेंगे कि ये इज जो है हेल्पिंग वर्ब है, ये इज जो है हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन याद रखेंगे आप कि हमने कहा था ये हेल्पिंग वर्ब का काम तभी करेंगे जब इनके साथ कोई वर्ब की क्या फॉर्म आए। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म या ईएस फॉर्म। तो यहाँ पे दूसरे वाले सेंटेंस में देखिए, दूसरे वाले सेंटेंस में देखेंगे तो इज के बाद रीडिंग आया है जो कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। और ये जो आईएनजी फॉर्म है ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ से उठा लीजिए आप,
तो मतलब ये हेल्पिंग वर्ब इज पक्का हो गया कि इज के बाद कोई वर्ब की फॉर्म आ गया, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, मतलब मेन वर्ब आ गया। तो ये जो मेन वर्ब ये हो गया, तो ये इज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। पहले वाले सेंटेंस में आप देखिए यहाँ पर है ही इज अ डॉक्टर, इज आया, आपने कहा हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ऐसा नहीं। आप थोड़ा सा आगे देखिए, क्या कोई वर्ब की फॉर्म आई है? क्या नहीं आई है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी नहीं है, सेकेंड फॉर्म भी नहीं है, थर्ड फॉर्म भी नहीं है, आईएनजी फॉर्म भी नहीं है, यस या ईएस फॉर्म भी नहीं है। तो मतलब जब ऐसा कंडीशन होगा कि ये अकेले आएगा, बी, हैव और डू और मॉडल, तो ये हमेशा मेन वर्ब का काम करेगा। यहाँ पर इस सेंटेंस में, पहले वाले सेंटेंस में मेन वर्ब है। यहाँ पर पहले वाले सेंटेंस में इज जो है वो मेन वर्ब है, तो इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया वर्ब के विषय में, ठीक है। अब हम लोग देखे थे कि जो ऑब्जेक्ट है ये हमने देखा था इसको दो भाग में, एक आपने कहा इनडायरेक्ट और एक आपका डायरेक्ट। तो ये जो इनडायरेक्ट होता है ये हमेशा सजीव को डिनोट करता है, जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनको डिनोट करेगा, जो लिविंग होते हैं उनको करता है डिनोट, और जो डायरेक्ट होता है वो निर्जीव को डिनोट करता है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद आप हमेशा याद रखिएगा कि यदि इनडायरेक्ट पता करना है तो आपको क्या लगाना होगा, होम लगा दीजिए। किसका, किसको, ये लगाएंगे किस वर्ब में, तो आपको आराम से क्या होगा, इनडायरेक्ट सजीव का, इनडायरेक्ट का पता चल जाएगा, सजीव का पता चल जाएगा, और डायरेक्ट को पता करना है तो व्हाट का यूज करिए, आपका क्या लगाएंगे, तो वो सेंटेंस में आपका कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। जब इतना हो गया तो एक सेंटेंस ले लेते हैं कि ही इज रीडिंग क्या, हिज लेटर। अभी तक हमने अ लेटर किया, अब यहाँ पे हिज लेटर कर दिया। चलिए अब देखते हैं कि इतना आपको पता हो गया कि वर्ब से ही स्टार्ट होता है प्रेडिकेट, तो ये वर्ब है स्टार्टिंग में, तो ये वर्ब आपको हेल्पिंग वर्ब हो गया, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है, तो ये मेन वर्ब हो गया, है ना। अब यहाँ पे वर्ब का सब्जेक्ट खत्म, या वर्ब की बारी खत्म हो गई, तो बचेगा क्या, ऑब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्ट होता है तो हमने कहा सजीव सबसे पहले आएगा, तो हिज सजीव के लिए ही आता है, तो ये सजीव को डिनोट करेगा, और ये जो डायरेक्ट होता है ये निर्जीव को डिनोट करेगा। तो चलिए देखिए, ही इज रीडिंग हिज लेटर, वह अपना पत्र पढ़ रहा है, वह अपना पत्र पढ़ रहा है, तो हम कहेंगे किसका पत्र पढ़ रहा है, हुम, किसका पत्र पढ़ रहा है, अपना। ये जो हिज है ये हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ रहा है, पत्र पढ़ रहा है, लेटर पढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कौन से शब्द जब आप वर्ब में लगाएंगे कि वो आपका क्या बन जाएगा, कैसे पहचान करते हैं, तो वो हम आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब बारी है कि आप लोग इस ट्री को कैसे लिखेंगे। आप वहाँ पिछले थोड़ा सा पीछे जाके वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि यदि कोई भी सेंटेंस है तो वहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया है, वर्ब दिया गया है, ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो उसको हम लोग पहचानेंगे कैसे। तो वर्ब की जो जानकारी अभी आपको मिली तो उससे तो आप पहचान ही जाएंगे कि वर्ब क्या है। सारे वर्ब्स हमने आपको बता दिए हैं कि वर्ब जो भी हैं कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वर्ब है, लेकिन सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे। हालांकि आप फॉर्मेशन में देखेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा डिटर्मिनर, क्या मिलेगा, डिटर्मिनर। उसके बाद आपको मिलेगा एडजेक्टिव, उसके बाद आपको मिलेगा मेन वर्ड, उसके बाद आपको मिलेगा हेल्पिंग वर्ब, है ना। उसके बाद आपको मिलेगा मेन वर्ब, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड्स, क्या मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड्स। किसी भी सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है ना वो यही फॉर्मेशन होता है
है ना। तो इस फॉर्मेशन में ही आप हमेशा सेंटेंस को इसी सीक्वेंस में ही रखेंगे। इतना याद रखिएगा, ये जो है ये क्या करता है, किसी भी सेंटेंस को रीऑर्डर करने में मदद करता है। यदि आपके सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, तो सेंटेंस का क्या डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, हेल्पिंग वर्ब से सीधे स्टार्ट हो जाएगा। जो शब्द नहीं रहेंगे उसको छोड़ देंगे, उससे हमसे नहीं मतलब रहेगा, लेकिन जो रहेगा वो यही सेंटेंस इसी सीक्वेंस में रहेंगे। तो इसको आपको हमेशा याद रखना है, और इससे पहले जो ट्री बनवाया है उसको भी याद रखेंगे आप। तो इतना याद है आपको कि ये जो डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और मेन वर्ड है ये आपके सब्जेक्ट है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब से लेके कॉम्प्लीमेंट तक ये आपके प्रेडिकेट हैं। चलिए इतनी जानकारी हो गई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के विषय में। तो अब जब इतनी जानकारी हो गई तो देखते हैं कि कोई सेंटेंस यदि दिया हुआ है तो कैसे पहचानेंगे कि ये सब्जेक्ट है, कैसे पहचानेंगे कि ये सब्जेक्ट है। देखिए, यदि आपको कहीं भी सब्जेक्ट पहचानना है ना, तो आप वर्ब में, किसमें, वर्ब में कौन लगा दीजिए। जैसे ही आप कौन लगाएंगे, हु लगाएंगे, आपको क्या मिल जाएगा, सब्जेक्ट मिल जाएगा। और वो जो सब्जेक्ट का हमेशा मेन वर्ड मिलता है ना, डिटर्मिनर एडजेक्टिव नहीं मिलता है, हमेशा मेन वर्ड मिलता है। क्या मिलता है, मेन वर्ड, ठीक है। और उसके बाद यदि आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पता करना है, जैसा कि हमने बताया है कि क्या लगाना होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए आपको क्या लगाना होगा, किसमें, वर्ब में। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए क्या लगाना होगा, किसका लगाना होगा, किसको लगाना होगा, यही सब शब्द लगाने होंगे। हुम, है ना, किसमें लगाने होंगे, वर्ब में। तो वर्ब में कौन लगाएंगे, सब्जेक्ट मिलेगा। वर्ब में हुम लगाएंगे, किसका, किसको लगाएंगे, तो इनडायरेक्ट में ऑब्जेक्ट मिलेगा। और व्हाट, क्या लगाएंगे, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। तो इतनी चीज़ें आपको, हमको लगता है क्लियर हो गई होगी। यदि नहीं क्लियर हुआ है, नहीं समझ में आया, तो आप वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए। इतना तो है कि आपको इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमने पार्ट ऑफ सेंटेंस को डिराइव किया है, आप व्याख्या किया है। आप इसको क्या करेंगे, आप अपने नोट्स में इसको लिखेंगे। यहाँ पे देखिए साफ साफ वाक्य लिखा गया है कि पार्ट ऑफ सेंटेंस जो है वो क्या है ना, पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या है, और उसके बाद वाक्य में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सब्जेक्ट आती है, प्रेडिकेट आती है, उसके विषय में बताया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा है वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। वाक्य का वह भाग जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी कहा जा रहा है वो प्रेडिकेट कहलाता है। यहाँ पे है राम सिंग्स अ सॉन्ग, राम एक गाना गाता है। तो इसका मतलब है आप सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे कि क्या एक गाना गाता है, ये तो आपका प्रेडिकेट हो गया, लेकिन राम आपका सब्जेक्ट हो गया। और आसानी से पहचानना है तो आप जानते हैं कि राम गाना गाता है पहला सेंटेंस में, तो कौन गाता है, राम गाता है। तो जो राम आया है वो सब्जेक्ट हो गया। क्या गाता है, गाना गाता है। क्या क्या गाता है, गाना गाता है, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। किसका गाता है, सेंटेंस में नहीं निकला तो वो है ही नहीं, तो उससे हमसे नहीं मतलब है, छोड़ देंगे। दूसरा है राधा स्पीक्स इंग्लिश, राधा इंग्लिश बोलती है। कौन बोलती है, राधा। कौन इंग्लिश बोलती है, राधा। तो राधा क्या हो गया, कौन लगाने पे आपको क्या मिलता है, सब्जेक्ट मिलता है, तो राधा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद इंग्लिश बोलती है, क्या बोलती है, इंग्लिश। तो क्या लगाने से आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, मतलब आपको ऑब्जेक्ट भी मिल गया। स्पीक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस ही जुड़ता है, तो ये आपका मेन वर्ब हो गया, है ना। उसके बाद ऐसे ही आप इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हमने जितना बताया है वो सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी। यहाँ पे नोट में एक चीज़ लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिए कि यहाँ पे ये चीज़ें जो लिखी हुई हैं इसको थोड़ा सा ध्यान लीजिए कि इट एवं दियर का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह किया जाता है, और लेकिन इट और दियर का कोई अपना अर्थ नहीं होता है ना। इट और दियर कोई अपना शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, और ऐसे इट और दियर को कहते क्या है, नेचुरल या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं। हालांकि आप कहीं देखेंगे जब इट का अपना फॉर्मेशन आएगा तो इट का मतलब क्या होता है, यह। लेकिन इट और दियर का हमेशा आप देखेंगे कि कोई निश्चित शाब्दिक अर्थ नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसका आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और अच्छे से इसको नोट्स बनाइए, रखे रहिए, पढ़ते रहिए इसको, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। बार बार वीडियो को देखिए, नहीं समझ में आ रहा है एक बार दो बार देखिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ पर भी है कि सब्जेक्ट की तरह प्रेडिकेट के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। ये पार्ट्स ऑफ क्या है, ये पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट है। वो पार्ट्स ऑफ, इससे पहले पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट उसके विषय में बताया गया था, यहाँ पे पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट है। उसमें क्या होता है कि वर्ब आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए आपको वर्ब के साथ व्हाट लगाकर उत्तर प्राप्त होता है। क्या उत्तर प्राप्त होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ही सी रीड्स, वह पढ़ती है। ठीक है, तो क्या पढ़ती है ये नहीं पता है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये पता हो गया कि कौन पढ़ती है, सी, तो ये सी आपका सब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से आप अपने से करिए ये 4 एग्जाम्पल। ठीक है, अब बात करते हैं अंत में कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड्स। तो कॉम्प्लीमेंट देखिए, इज का मतलब वर्ब का कॉम्प्लीमेंट एक तरह से होता है। यदि आपने कहा ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर, तो ये जो इसका अर्थ कैसे निकालते हैं, अर्थ निकालने से पहले वाली क्लास में मैंने बताया था कि ही मतलब वह, इज मतलब है, अ मतलब एक, डॉक्टर, ये क्या है, टीचर, टीचर अध्यापक कर लीजिए। और आपको पता है ना कि जब भी हम लोग कोई शब्द लिखते हैं, शब्दों का समूह लिखते हैं, तो जब तक उसको क्रम में नहीं रखेंगे, और दूसरी बात क्रम में रखने के साथ साथ उसका एक अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो हिंदी वाली, इंग्लिश वाला तो क्रम में है, लेकिन हिंदी इसका निकालने के लिए इसको भी क्रम में रखना पड़ेगा। वह है एक अध्यापक, इसको क्रम में रखेंगे तो आपको क्या निकल के आएगा, जी हाँ, वह एक अध्यापक है ना, वह एक अध्यापक है। तो कौन अध्यापक है, ही आपका सब्जेक्ट हो गया। लेकिन ये जो ही है यही तो अध्यापक है, ये जो टीचर को कहा जा रहा है यही टीचर ही है। तो ऐसे में यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, हालांकि लगाएंगे क्या है, तो यहाँ पे निकलेगा कि एक टीचर, वह एक टीचर है। क्या है, टीचर। लेकिन ऐसे में हमेशा याद रखिएगा, जब ये मेन वर्ब का काम कर रहा हो, इज, एम, आर, वाज, वर, तो ये हमेशा कॉम्प्लीमेंट के रूप में होगा, है ना। कि मतलब ऐसा हो कि सब्जेक्ट हो और उसके बाद कोई बी फॉर्म, बी फॉर्म के अंतर्गत आपको पता है क्या क्या आता है, इज आता है, एम आता है, वॉज आता है, वर आता है, और हाँ इज और आर आता है। ये सारे फॉर्मेशन यदि आए हों उस, तो ये फॉर्मेशन इसके बाद जो शब्द आएगा वो कॉम्प्लीमेंट का ही काम करता है ना, कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। जैसे ही इज अ टीचर, ही इज अ डॉक्टर, राम इज अ गुड बॉय। तो ये जो गुड बॉय है कॉम्प्लीमेंट है, किसका कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट का, क्योंकि राम ही तो एक अच्छा लड़का है। ठीक है, तो ऐसे में कॉम्प्लीमेंट को समझेंगे। यदि कहीं आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं समझ में आता है तो आप ऐसा समझ लीजिए कि ये अदर वर्ड्स के अंतर्गत हैं। आप इसको किसी भी जगह रखिए, सब्जेक्ट के पहले रख दीजिए या अंत में रख दीजिए, सेंटेंस के, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, लेकिन एक अच्छा सेंटेंस हो, स्पष्ट सेंटेंस हो, इसलिए क्या करेंगे, अदर वर्ड्स को हमेशा लास्ट में ही रखेंगे तो ज़्यादा सूटेबल होता है और अच्छा भी लगता है पढ़ने में। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। चलिए आगे पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे है कुछ एग्जाम प्रैक्टिस का मतलब ये है कि ये जो शब्द हैं, ये जो हमने एग्जाम्पल आपको दिए हैं, ये आपको करने हैं। पहला देखिए है दैट डॉग बाइट। क्या है, दैट डॉग बाइट। दैट का मतलब, अब यहाँ पे समझिए कि दिस का मतलब क्या होता है, दिस का मतलब होता है यह या इस, और दैट का मतलब क्या होता है, वह या उस। तो यहाँ पे कहा गया है दैट डॉग बाइट। क्या कहा गया है, दैट डॉग बाइट। तो ये जो दैट डॉग बाइट कहा, दैट मतलब उस, डॉग मतलब डॉग हो गया, कुत्ता हो गया, बाइट्स मतलब, अब देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई जुड़ा होता है। तो हमने कल के, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया है कि इसका अर्थ हम लोग किससे निकालते हैं, ता है ती है से निकालते हैं, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हो तो ता है ती है से निकालते हैं। तो यहाँ पे हो गया बाइट का मतलब क्या होता है, बाइट का मतलब होता है काटना, तो इसमें हम लोग ता है ती है जोड़ेंगे तो उस, यहाँ पे क्या हो गया, उस करिए चाहे वह कर लीजिए तो वह हो जाएगा, वह कुत्ता या वह डॉग क्या किया, काटता है।
काटना होता है बाइट, तो ताहे तीहे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, काटता है। ये देखिए आपको इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट करने के लिए ये आपको सबसे आसान तरीका है, इसको आप लोग समझते रहिएगा सेंटेंस के अंतर्गत ही। तो वह कुत्ता काटता है, इस कौन काटता है, वह कुत्ता, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, काटता है ये आपका वर्ब हो गया। तो यहाँ पे दैट डॉग जो है वो आपका सब्जेक्ट हो गया, इतना तो क्लियर है। और उसके बाद ये जो बचा बाइट्स ये आपका प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया गया है सिर्फ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करना है। तो आपको पता है सब्जेक्ट कौन लगाएंगे, तुरंत आपको सब्जेक्ट मिल गया, अलग कर दीजिए सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट को। लेकिन हम लोग सब्जेक्ट प्रेडिकेट में वर्ब और ऑब्जेक्ट को भी देखते चलेंगे। दूसरे में क्या है, मेनी न्यू फ्लावर्स ब्लोसम्ड। ब्लोसम्ड का मतलब होता है खिलना, क्या होता है, खिलना। और हमने कल बताया था यदि वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो, जो कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म ये है, तो हम लोग आ ई ए में अर्थ निकालते हैं। चलिए देखिए, मेनी मतलब होता है कई, न्यू मतलब होता है नए या नया, फ्लावर्स मतलब फूल, फ्लावर्स हैं तो बहुत सारे फूल हो गए, ब्लॉसम्ड मतलब खिलना होता है, तो इसमें आ ई ए जोड़ेंगे तो कई नए फूल खिले, है ना, या खिल गए, है ना, क्या कहेंगे, कई नए फूल खिले या खिल गए। तो यहाँ पे कौन खिला, फूल खिला, कितने, मेनी न्यू फूल। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्या रखना है, ये कि मेनी जो है, मेनी क्या है, मेनी यहाँ पे देखिए कौन लगाने पे आपको फ्लावर्स आया, तो ये आपका मेन वर्ड हो गया। उसके बाद पहले जो है वो एडजेक्टिव हो गया या क्वालिफायर इसको कहिए। उसके बाद मेनी जो है ये हो गया कई, क्या हो गया, कई। और ये कई जो है ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनर हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग समझेंगे। उसका ब्लोसम्ड आपका वर्ब हो गया। यदि आपसे पूछें कि वर्ब की हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, तो ये तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ये सारे के सारे क्या होते हैं, क्या होते हैं, मेन वर्ब होते हैं। ये मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेन वर्ब, वर्ब की स्टार्टिंग है, तो यहाँ से प्रेडिकेट हो गया, फ्लावर्स के पहले सब सब्जेक्ट हो गए। नेक्स्ट है द कंटिन्यूअस बार्किंग ऑफ डॉग इरिटेट्स मी। इरिटेट्स ये आपका वर्ब है, क्योंकि ये वर्ब में यस या ई एस जुड़ा है, और जब वर्ब में यस या ई एस जुड़ता है तो हम लोग ता है ती है पढ़ते हैं। तो द कंटिन्यूअस मतलब लगातार, बार्किंग मतलब भौंकना, ऑफ डॉग मतलब किसका भौंकना, डॉग का। इरिटेट मतलब होता है परेशान। अब देखिए यहाँ पे परेशान होता है, लेकिन इसमें हमको क्या जोड़ना है, ताहे ती है ना, उसके किसे, मुझे, मी मतलब होता है मुझे, तो इसका अर्थ निकलेगा कुत्ते का लगातार भौंकना मुझे इरिटेट करता है या परेशान करता है ना। इरिटेट करता है या परेशान करता है। इरिटेट का मतलब होता है परेशान करना या इरिटेट कम, तो यहाँ पे इसी में ता है ती है हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आप सारे वर्ड्स को, जो जितने भी सेंटेंस दिए गए हैं आप उसे कंप्लीट कर लीजिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेंगे तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए या ग्रुप में सेंड करिए, या आप कोचिंग पर भी आ सकते हैं, ठीक है, पूछने के लिए। इसके बाद ऊपर का देखेंगे, ये भी इसका भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, क्योंकि ये तो करने ही है आपको 10। ठीक है, ओके। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा कि पार्ट ऑफ सेंटेंस में कितने भाग हो सकते हैं और कैसे कैसे हम किसी सेंटेंस को अरेंज करते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, कितने भागों में बांटा जाता है। जैसे हम लोग कहेंगे ना कि सेंटेंस, आप लोग सुने होंगे कि निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इन सब चीज़ों में कैसे डिवाइड करते हैं। तो पार्ट ऑफ सेंटेंस का जो है यहीं पे समाप्त हो गया। और यदि आप चैनल पे पहली बार हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो आप पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।